नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसकी अभी हाल ही में आंसर की रिलीज हुई है, जिसका ये 20 दिसंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक, है ना। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद ग्रुप डी और कैलेंडर भी जारी किया हो। इस तरह से ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए अब हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये इससे एक निश्चित प्रकार से संबंधित, उसी प्रकार ये इसके साथ संबंधित है। समांतर का अनुसरण करके IELH निम्न में से किस विकल्प से संबंधित होगा। हम इसका रिलेशन निकालते हैं। क्या है? P का होता है 16, L का 12, X का 19, O का 15, V का नंबर होता है 22, R का 18, Y का 25 और U का 21। ठीक है, तो इसमें इंक्रीमेंट देखें, यहाँ पे +6 का, यहाँ पे +6 का, यहाँ पे +6 का और यहाँ पे +6 का, सब में +6 का रिलेशन है ना। तो इनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका रिलेशन निकालते हैं। क्या हो जाएगा? I का 9, E का 5, L का 12, H का 8। ठीक है, सब में +6 +6 +6 +6। ठीक है, 9 से कितना हो जाएगा? 15 और 6 5 हो जाएगा 11, 12 6 18, 8 6 14। ठीक है, अब 15 के आर एन, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। प्रति एकांक समय में वेग परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। वेग समय के साथ नहीं बदलता है तो वो असमान गति नहीं, समान गति होती है। ठीक है, वेग समय के साथ बदलता है तो वो एक समान गति नहीं, असमान गति हो जाती है। ठीक है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति असमान त्वरण नहीं, समान त्वरण होता है ये। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्याएं हैं। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहले अंक, बाएं से पहला अंक ये हो गया, और दाएं से 15वें अंक का योग क्या होगा? दाएं से 15, पहला, दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे आया ये, पहले पे आया 2, 15 पे 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्म में हमें इसका रिलेशन निकालना है। तो देखिए आंसर दिया हुआ है 8, 8 से हो रहा है 88, है ना। कितने गुणा? 11 से गुणा हो रहा है। ठीक है, 12 12 में गुणा करेंगे 11 की तो क्या हो जाएगा? ये 132। तो ये इसमें मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये रिलेशन दिया गया, हमें पी का टी से क्या संबंध है ये निकालना है ना। ठीक है, तो चेक करते हैं। पी गुणा क्यू, पी गुणा क्यू, तो जो है पी जो है क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है। तो यहाँ पी का जेंडर पता चल गया हमें। क्यू भाग आर, क्यू भाग आर, क्यू जो है आर की बहन है, क्यू जो है आर की बहन हो गई, ये हो गया। ठीक है, आर माइनस एस, आर माइनस एस, आर जो है एस की पत्नी है, आर जो है एस की पत्नी हो गई। यहाँ पे डबल लाइन और ये मेल। ठीक है, एस गुणा टी, एस गुणा टी, एस जो है टी का पिता है, एस जो है टी का पिता हो गया। ठीक है, पी का टी से क्या रेशो निकालना है? तो देखिए ये जो है इसकी मम्मी हो गई, है ना, मम्मी, मम्मी के पिता। ठीक है, माता के पिता, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, माँ के पिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे जाते हैं? वो होता है अमीबा में। ठीक है, आप इसको याद रखिए। प्लाज्मोडियम है ना, ये जो है परजीवी जो है ये मलेरिया रोग का वाहक है। ठीक है, मलेरिया रोग का वाहक है। और ये फैलता किसके माध्यम से है? ये मादा मच्छर की वजह से है ना, मादा मच्छर से। मादा मच्छर एनाफिलीज, फिलीज, इसका आप नाम याद रखिए। ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होती है? बडिंग होता है ना, बडिंग की तरह प्रजनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि चार व्यक्तियों ए बी सी डी के बीच 4, 7, 9, 3 के अनुपात में वितरित की जाती है। सी को बी से 800 अधिक प्राप्त होते हैं। डी को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। है ना, ये ए का रेशो है, ये बी का, ये सी का, ये डी का। तो जो है सी को बी से जो है 800 अधिक मिलता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ रेशो में कितना अंतर है? 2 का। है ना, एक्स ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। तो 2x का अंतर है, ये अधिक जो दिया है, यानी कि सी को जो है बी से 800 अधिक मिले, यानी अंतर जो है उनका 800 हो गया। तो x की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? 800 बटा 2 भाग करेंगे, आएगी x की वैल्यू 400। ठीक है, पूछा है डी को प्राप्त होता है। डी का रेशो कितना है? 3। हमने x लिया था तो ये 3x हो गया। 3 गुणा 400 गुणा करें कितना हो जाएगा? 1200। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड बी आर हो गया, प्लस बेरियम आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, ये 2 होता है। ठीक है, ये तो यहाँ क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा बैलेंस के लिए। प्लस क्या हो जाएगा? बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम बी ए बी आर 2। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे जो है पोटेशियम जो है आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर गया है ना, और जो है ब्रोमाइड जो है बेरियम के साथ रिएक्ट कर गया। तो इसमें क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें एक अभिक्रिया और हो रही है लेकिन ऑप्शन में वो नहीं दिया है ना। देखिए, जब जो है जलीय विलयन जो है मिलने रिएक्ट करने के बाद एक सॉलिड अवशेष बनाता है ना, अघुलनशील अवशेष बनाता है, तो वो पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑप्शन में कहीं ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है, और जो है विस्थापन अभिक्रिया 2 होती है, एक एकल और दूसरी द्विबल। है ना, विस्थापन में एकल जिसमें कावली एक जो है दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि ए बी प्लस सी। है ना, तो सी जो है बी सी के साथ रिएक्ट कर गया और ए खाली हो गया, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो ही गया है। और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ए और बी रिएक्ट करके ए बी बनाते हैं। है ना, 2 सरल तत्व जो है एक यौगिक बना लेते हैं। और वियोजन में क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है। इसमें ए बी जो तत्व है ए प्लस बी, है ना, यौगिक जो है 2 सरल तत्वों में टूट जाता है। आप इसको भी याद रखिए रिएक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक की संख्याएं हैं। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 10वें अंक, बाएं से 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10वां अंक ये हो गया। बाएं से चौथा अंक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा अंक ये होगा। का योग क्या है? तो 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? देखिए, जे जे के बाद के आ रहा है ना, 10, 11, एल 12, एम 13। तो 10, 11, 12, 13, इसके बाद क्या आएगा? 14। 14 किसका होता है? एन का। तो एन के जो है हमारे पास 2 हैं, तो इन दोनों को चेक करते हैं। अगला क्या है? एल।
एल हो गया 12, एम 13, एन 14, ओ 15, फिर 16 हो जाएगा, 16 पी होता है, तो एन पी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन आवश्यक है? वो है परागकण, है ना, और बीजांड। परागकण पुंकेसर में होता है और बीजांड जो है स्त्री केसर में होता है। इसका मैं एक बना देता हूँ, ये होता है स्टिग्मा, है ना, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी, है ना। इस ओवरी के अंदर जो है बीजांड होता है, ओव्यूल या बीजांड, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पिस्टिल, पिस्टिल या स्त्री केसर, ठीक है। और इसके पास ही जो है मेल पार्ट लगा रहता है जिसे बोला जाता है पुंकेसर, ठीक है। इस पुंकेसर के अंदर छोटे छोटे परागकण होते हैं, पराग कण होते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है जिसमें ये परागकण रहते हैं उसे बोला जाता है एंथर, और ये जो होता है इसे बोला जाता है फिलामेंट, ठीक है। जब परागकण स्टिग्मा में पहुंचता है तो उसे बोला जाता है परागण की क्रिया, परागण, है ना, परागण बोला जाता है। और जब ये परागकण जो है यहाँ से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुंच जाता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है ना, तो वो प्रजनन कर देता है। तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज क्या करता है, परागकण, है ना। ये परागकण जब इसके साथ मिल जाता है ना, तो क्या हो जाता है, बस निषेचन की अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, है ना। क्या हो गया, पुंकेसर, पुंकेसर का हो गया पार्षणीय परागकण और स्त्री केसर का भाव हो गया बीजांड, ठीक है। इसको आप याद रखिए, कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है, कुछ कुशन घटियां हैं, घंटियां हैं, है ना, कुछ कुशन है जो घंटियां हैं, घंटियां हैं, और सभी कुशन जो है मशीन है, ठीक है। तो सभी कुशन जो है वो मशीनें हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सभी मशीनें कुशन है नहीं, है ना। जब जो है बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाला रिएक्शन और कुछ वाला वैल्यू सही होता है, तो यहाँ पे जो है सभी दे दिया तो ये गलत हो गया, है ना। दूसरा क्या है, कुछ घंटियां मशीन है, कुछ घंटियां मशीन है, बिल्कुल सही है ना। इसका सर्कल जो है थोड़ा सा ही मिल रहा है इसके घंटियों के साथ, तो ये सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष जो है केवल और केवल सेकंड सही है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, है ना, ये एक बस हो गई, बनाते हैं इसमें, ठीक है। इधर ड्राइवर हो गया, ड्राइवर हम इधर सी सीटें हो गई, इधर ड्राइवर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो क्या होता है, और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है, बल ऐसे इधर की तरफ चलने लगी, तो हम किस ओर गिर जाते हैं। अचानक जब चलते हैं तो हम पीछे की ओर चलते हैं, झुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि जड़त्व के नियम के अनुसार पीछे की ओर झुक जाते हैं, है ना। ये कौन सा नियम है, ये जड़त्व का नियम है, ठीक है। आप इसको भी याद रखिए, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद एक और दो क्रमांकित दो संभावित कारण दिए गए हैं। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दोनों में से कौन सा कारण कथन में दी गई घटना अवलोकन जानकारी की व्याख्या करता है। भले ही कंपनी एक्स एक्स देश में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है ना, सबसे बड़ा निर्यातक है, किंतु ये देश में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों में से एक नहीं है ना। सबसे बड़ी निर्यातक हो गई लेकिन फिर भी वो सबसे अधिक लाभ अर्जित नहीं कर पाती है ना। तो कारण की पूछा, इसमें क्या कारण हो सकते हैं, गेहूं की तुलना में लोहे जैसे अन्य उत्पादों को व्यापार करना अधिक लाभदायक है, हाँ ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, क्योंकि ये तो जो है अधिक लाभ नहीं कर रहा, तो ये हो सकता है कि भाई ये लोहे के दूसरे अन्य उत्पादों में अधिक लाभ होता हो। दूसरा कथन क्या है कि कंपनी एक्स का विविध व्यय, है ना, बहुत अधिक हो,
यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट तो करे लेकिन उसके खर्चे भी उतने ही ज्यादा हो, इस वजह से भी उसका लाभ जो है इतना ज्यादा नहीं हो रहा। तो ये भी एक जो है कारण सही है। तो इसके दोनों ही कारण सही हो जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों संभावित कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 और 39 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है ना। 12 और 39 के बीच में क्या आएगी? पहली संख्या आएगी 15 जो 5 से विभाज्य होगी, फिर होगी 20, फिर 25, फिर होगी 35, तीसरा आ गई 30, फिर 35 होगी। ठीक है, इनका औसत निकालना है। तो एक तरीका हो गया पहली और आखिरी को जोड़ दीजिए। ये दूसरा तरीका हो गया बीच वाली वैल्यू अगर विषम में है, ये नंबर है ना 5 नंबर आ गया, तो जो तीसरा नंबर होगा है ना बीच वाला निकालना है, तो 5 + 1 के ये 3 आ गया। तो तीसरा पद वही उसका औसत हो जाएगा, आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो गया। ये चाहे तो आप इसको जोड़ दीजिए, 15 और 35 कितना हो जाएगा? 50, 50 को 2 से भाग करेंगे आएगा 25। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए प्लस कोस सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है? ये होता है कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर है। ये हो गया माइनस का कोस स्क्वायर है, ये क्या है? सेक है ना। इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए प्लस हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का है कोट स्क्वायर है और ये प्लस का, ये कट जाएगा। ये सेक ए इधर है, दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 2 सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये श्रृंखला दी गई है। ठीक है, इसमें क्या करना है? सभी एक अंकी हैं। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं ना, विषम अंक देखना है हमें। जैसे दो, जैसे क्या हो गया? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये विषम संख्याएं हो गई जिनसे ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक पहले पूर्ण वर्ग, है ना। सब एक अंकीय संख्या, तो पूर्ण वर्ग क्या क्या हो सकते हैं इसके? या तो 1 होगा, है ना, या 4 होगा, या 9 होगा। इसके अलावा तो और कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, हमें ये देखना है, विषम संख्या ढूंढनी और ठीक बाद में एक सम अंक हो, है ना। तो यहाँ पे सम अंक जैसे कि 2, 4, 6, 8, 8 ही आएगा, बस इतने ही आएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले विषम अंक ढूंढते हैं। विषम अंक के पहले जो पूर्ण वर्ग, या पहले ऐसे देखें, विषम के बाद हम पहले सम संख्या को ढूंढते हैं ना। ठीक है, विषम और उसके बाद सम संख्या, विषम उसके बाद सम संख्या, लेकिन इधर कोई संख्या नहीं है तो इसे तो नहीं कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद विषम संख्या ये है, उसके बाद सम संख्या यहाँ नहीं है। विषम सम संख्या इधर मिल रही है और ये इधर एक पूर्ण वर्ग मिल रहा है, तो ये हो सकता है एक, ये हो गया एक। ठीक है, विषम सम संख्या नहीं है, विषम सम संख्या नहीं है, विषम सम संख्या है लेकिन इधर एक पूर्ण संख्या नहीं है ना। अगला क्या हो गया? विषम ये रहा लेकिन सम संख्या नहीं है, विषम सम संख्या नहीं है, विषम सम संख्या नहीं है, यहाँ विषम सम संख्या और इधर पूर्ण वर्ग हो गया, तो ये भी हो गया एक। आगे देखें, विषम यहाँ पे सम संख्या नहीं है ना, विषम सम संख्या लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो केवल और केवल हमें दो ही मिले। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा क्यों करता है? वेपोराइजेशन की वजह से होता है। पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है जो शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है। ठीक है, गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वृद्धि हार्मोन्स का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन्स स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन्स मुक्त करता है? पुरुष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट पर 2022 और 2023 के लिए 94 प्रसिद्ध कलाकारों को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगे। कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। कौन है इसमें? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि ए का अर्थ प्लस है, ए कहाँ पे, ये रहा प्लस हो गया, बी का अर्थ माइनस है, ये रहा बी, है ना, सी का अर्थ भाग है, ये हो गया भाग, डी का अर्थ गुणा है। तो निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बस इसको सोल्व करना है। तो 18 भाग 6 गुणा 18 प्लस 6 माइनस का 18, ठीक है। इसका भाग करेंगे 6 3 18, 18 से 3 की गुणा करेंगे हो जाएगा 54, इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस का 12, घटा दें कितना हो जाएगा 42, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, उन अशुद्धियों को डैश के रूप में जाना जाता है। जो अशुद्धियां बैठ जाती हैं वो एनोड मड बोला जाता है, ठीक है। अब उसको याद रखिए अशुद्धियां, और जो शुद्धियां होती है, जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड मड के साथ होती है ना, कैथोड मड, अब इसको याद रखिए, ये शुद्ध धातु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुख करते हुए व्यक्तियों की एक पंक्ति में श्रेया बाएं छोर से 11वें स्थान पर है ना, उत्तर की ओर सभी ने मुख किया हुआ है, श्रेया जो है बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। कौन है श्रेया, ठीक है। रवि बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, रवि भी बाएं छोर से इधर हो गया, 12वें स्थान पे कौन हो गया, रवि, ठीक है। श्रेया और राहुल के ठीक बीच में रवि है ना, श्रेया और राहुल के बीच में, तो राहुल इधर हो जाएगा, ये हो गया राहुल, ठीक बीच में रवि है। यहाँ पे देखिए गैप जो है एकदम बराबर में ही है, 11वें के बाद 12वें पे, तो 12वें के बाद 13वें पे राहुल है ना, 13वें पे राहुल हो जाएगा। यदि राहुल पंक्ति के दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से जो है राहुल की पोजीशन 15वीं है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, जब एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन मिल जाए ना, लेफ्ट साइड से भी मिल गई इसकी 13वीं पोजीशन और राइट साइड से मिल गई 13वीं पोजीशन, तो पोजीशन निकालनी है या संख्या निकालनी है टोटल कितनी है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर दीजिए, लेफ्ट कितना हो गया 13 और राइट 15 माइनस से कितना हो जाएगा 28, 28 में से घटा देंगे हो जाएगा 27, तो 27 व्यक्ति हैं, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है, सभी शर्ट पैंट हैं, ये हो गई सभी शर्ट पैंट, सभी पैंट टाई हैं, सभी पैंट टाई हैं, कोई टाई जींस नहीं है, कोई टाई जींस नहीं है, ये हो गया। निष्कर्ष क्या है, कोई जींस पैंट नहीं है, कोई जींस पैंट नहीं है, कोई रिलेशन में नहीं, तो ये सही हो जाएगा। सभी पैंट शर्ट है, सभी पैंट शर्ट है ना, जब इधर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ का रिलेशन सही होता है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल और केवल निष्कर्ष एक ही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन नालिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होता है, पहले भाई खाना खाएंगे, फिर प्राशन से जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा, उसके आगे पूछता तो छोटी आंत हो जाती है ना, छोटी आंत, फिर उसके बाद बड़ी आंत हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया, वो किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी उत्तर के उदाहरण हैं, वो है ट्रैकिड, वाहिनिका नहीं है ना, रक्त, अस्थि, उपास्थि है ना, ये सभी जो है संयोजी उत्तर के उदाहरण है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुन का जलरागि सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करता है, वो है जल के साथ, है ना, जलरागि यानी क्या बोला जाता है इसे, हाइड्रोफिलिक,
लिख देते हैं हाइड्रोफिलिक, है ना। ये जो है जल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और एक और होता है हाइड्रोफोबिक पोल, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एंड ये क्या करता है, ये जल से दूर भागता है ना, जल को विकर्षित करता है, जल को विकर्षित करता है, ये जल को आकर्षित करता है। इसको आप याद रखिए ना। परितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? जीवित जीव वो अजैविक घटक है? नहीं, वो होते हैं जैविक घटक। सभी जीवित जीव जैविक घटक में आता है। कौन हो? जब पेड़ पौधे जंतु बैक्टीरिया सब उसमें आते हैं, ठीक है। मिट्टी, मिट्टी क्या जीवित होती है? नहीं, ये अजैविक घटक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अजैविक घटक, है ना। मिट्टी, वायु, खनिज ये सब अजैविक घटक है, तो ये खनिज अजैविक घटक, ये सही हो जाएगा। ये दोनों गलत है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल टू, टू का केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण से कोलाइडल कण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है अपकेंद्रीकरण का। आप इसको याद रखिए, वाष्पीकरण जो है ये जो है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, ठीक है। निस्पंदन क्या है? छानने की प्रक्रिया है, जिसमें अघुलनशील जो है कणों को जो है अलग किया जाता है। अघुलनशील, अघुलनशील ठोस हो गए, है ना। और क्या रहेगा? अघुलनशील ठोस कणों को अलग किया जाता है, ठीक है। आसवन में क्या होता है? इसमें मिश्रित द्रव्यों को जो है अलग किया जाता है, जिनका जो है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। मिश्रित तरलों को अलग किया जाता है, जिनका वाष्पीकरण अलग अलग टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमी की मां ने पार्टी में 8 लीटर 785 ml सूप बनाया। यदि सूप को 35 लोगों में समान रूप से वितरित किया जाता हो तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप दिया गया? 1 लीटर में कितना होता है? ये होता है 1000 ml, ठीक है। तो 8 लीटर में कितना हो जाएगा? 8000 ml। और ये 785 ml ओल है, तो इसको भी जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 8785 ml। इन्हें जो है 35 लोगों में विभाजित करना है, तो 35 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। ये 85 है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, 8785, ठीक है। 7 से भाग करें तो ये 5 बार में चला जाएगा, यहाँ 7 से भाग करें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 8 हो जाएगा, 7 पचे 35 और ये 7 पचे 35 हो जाएगा। 5 से भाग करें, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 और ये 5 तो 1 हो जाएगा, 251, है ना। 5 से भाग करें, 1 बार में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 251, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस किसका निकला? एक पेंसिल का निकाले, तो क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा, है ना। 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदे, तो एक पेंसिल कितने की होगी? 5/6 की हो जाएगी। आप इसे भाग मत करिए, बस ऐसे ही रखिए ना। और सेल प्राइस कितना हो जाएगा? वो जो है 6 रुपए में 5 पेंसिल भेज रहा है ना, तो एक पेंसिल का सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सेलिंग परसेंटेज को निकाल लीजिए। सेलिंग परसेंटेज का सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस का 100%, ठीक है। सेल प्राइस कितना है? 6/5, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5/6, इसका 100%।
अंदर वाले की अंदर से, बाहर वाले की बाहर से गुणा, तो 6 की 6 से गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा, 5 की गुणा करो 5 से 25 हो जाएगा, ये हुआ 100%। 25 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, तो ये कितना हुआ 36 दूनी 72, 72 दूनी 144% हुआ। ये निकला सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट जो है 100% को घटा देंगे, सेलिंग प्राइस में से 100% को घटा देंगे तो वो हो जाएगा प्रॉफिट, है ना। यहाँ से इसमें से 100% निकाल दिए, कितना हो गया 44%, ये हो गया प्रॉफिट। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, ये कोई वस्तु है तो भार जो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये सही हो गया बिल्कुल। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है ना। प्रमोद जो है हमेशा इसके अपोजिट काम करता है। जैसे किसी वस्तु को हम द्रव में डुबा दें, है ना, द्रव में डुबा दे तो क्या होगा, इस वस्तु के भार के बराबर जो है ये द्रव हटाएगा। अब ये हटाया हुआ भार द्रव जो है ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा जिसको प्रणोद बल बोलते हैं, है ना। तो जब और ये जब बराबर हो जाते हैं तो वैल्यू, जब ये प्रणोद बल हटाया गया द्रव भार जो अधिक हो जाता है तो ये वस्तु तैरने लग जाती है ना। और जब ये हटाया हुआ द्रव भार, जब ये बल कम हो जाता है तो वस्तु डूब जाती है। ठीक है, आप इसको कंडीशंस को याद रखिए। जब ये फोर्स हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, प्रणोद बल, है ना। जब ये ज्यादा हो जाए इससे तो वस्तु तैरने लगती है। जब फोर्स और ये डब्ल्यू बराबर है तो ये अंदर डूब जाएगी, इस तरह से डूबी रहेगी, है ना, डूब कर सतह पर तैरती है। ठीक है, और जब जो है ये डब्ल्यू ज्यादा हो जाए, इसको ऐसे कर दीजिए, तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, प्रणोद बल वह है जो ऊर्ध्वाधर बल के ऊपर की तरफ कार्य करता है। आप समझ गए होंगे, प्रणोद बल हमेशा ऊपर की तरफ और भार जो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है ये, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन्स का कार्य क्या होता है। ये सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% की छूट के बाद 20% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 153 है ना। देखिए, कोई वस्तु मार्क प्राइस होती है, मार्क प्राइस पे जब हम उसका जो है छूट देते हैं, 15% की छूट दे दी मार्क प्राइस पे, तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, उसका 85% हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो जब छूट दे देंगे तो ये सेल प्राइस हो जाएगा। ठीक है, भाई मार्क प्राइस पे जब 15% की छूट दे दें, वस्तु की कीमत रह जाएगी 85%, और उस पर बेच देंगे तो वो सेल प्राइस हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस पे क्या करते हैं कि जो है हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे, है ना। उसने कहा है कि 20% लाभ अर्जित करें, तो जब इस पर हम 20% का लाभ अर्जित करें तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120%। कॉस्ट प्राइस गुणा 120%, तो ये भी जो है इसके सेल प्राइस के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है कंडीशन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस 85% बराबर जो है इसके बराबर हो जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस गुणा 120%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है हमें 153, मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हो गया 153 गुणा 120%, 85 इसके नीचे आ जाएगा, 85%। ठीक है, परसेंट से परसेंट चला जाएगा, है ना। 17 से भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा। 12 निम्न कितना होता है ये, और 5 को भी भाग कर दें, ये ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 10 चला जाएगा। ठीक है, ये 2 हुआ, 9 दूनी 18, 18 हुआ गुणा 12, इसको जो इसकी गुणा कर दे कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा ये 216। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा इसका 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लयनकाय की कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाए, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का केंद्र है। कोशिका केंद्र होता है सूत्रकणिका, ये कोशिका का पावर हाउस होती है, पावर हाउस कहा जाता है इसे।
ठीक है, अब इसको याद रखिए। अंतःप्रदावी जलिकाएं, ठीक है, ये जो है दो तरह की होती हैं, एक होती है रफ, दूसरी होती है स्मूथ। ठीक है, रफ पर जो है राइबोसोम लगा रहता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, और स्मूथ जो होता है लिपिड, लिपिड व फैट का संश्लेषण करता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। राजधानियां है ना, जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है। पादप में ये बड़ी होती है और जंतु में ये बहुत छोटी आकार की होती है। छोटी होती है और क्या करती है, ये जल का संतुलन करती है जंतुओं में। जल का संतुलन। ठीक है, और पादपों में जो है ये उसको मजबूती प्रदान करता है ना, कठोरता प्रदान करता है। कठोरता प्रदान करता है। ये पादपों में बहुत बड़े आकार की होती है, छोटा ही बना दिया है, ये लगभग इस तरह की बड़े आकार की होती है। ठीक है, इसके कंपेयर में जंतु के। ठीक है, और प्लेस्टिड, प्लेस्टिड क्या होती हैं, ये तीन तरह की होती हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ लिख देते हैं, नाम लिख देता हूँ मैं, ये हो गया क्रोमोप्लास्ट। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये इसमें जो है पिगमेंट पाया जाता है, ये जो है मतलब उसका रंग निर्धारण करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये करता है स्टार्च, है ना। ये केवल और केवल यही बता दें, पादपों में पाया जाता है, में पाया जाता है। और ये जो है स्टार्च का जो है स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और क्या हो जाएगी 29। जोड़ लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गई है। अब इसको और इसको जोड़ दें, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ दें, हाँ, इसको और इसको जोड़ दें तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 13 और 7 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 20, 19, ये 19 हुआ, 2 21 हो गया, 21 और ये 8 कितना हो गया 29। 29 को जोड़े 80, 100, 129। कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 10 से भाग कर दें कितना आएगा, 12.9। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। x और y के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि जो है ये दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे है x, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ 9 का। अब 9 में क्या करें, कितना हो जाए, 117 हो जाए तो 13, है ना, 13 की गुणा कर दें तो 13 निम्न होता है 117। ठीक है, 15 में भी यही करें, कितना हो जाएगा, 15, 13, 10 से गुणा करें 150 हो जाएगा, और 15 तिया 45 को जोड़ दें आ जाएगा 195। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की, वो है 51वें न्यायमूर्ति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, है ना। तो इस समूह से संबंधित नहीं है वो हमें ढूंढना है।
ठीक है, अब यहाँ पे पहला ही 1 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, बाकी को देखें, 17 हो गया, 19 हो गया और ये 21 हो गया, 24 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखें लास्ट वाले को ही देखें, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे केवल और केवल +1 हो रहा है, तो यही अलग हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता है? वो जाना जाता है अल्फा कणों के नाम से, है ना। और बीटा कण जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें गांव में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अल्फा कण जो होते हैं इसमें आयनीकरण की शक्ति सबसे अधिक होती है, आयनीकरण शक्ति सर्वाधिक होती है। ठीक है, और गामा में क्या होता है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है ना। भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? कैथोड शुद्ध धातु का बना होता है और एनोड जो है अशुद्ध धातु का बना होता है। आप इसको याद रखिए, अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन में शुरुआत में डिस्कस भी किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है ना। मार्ग कौन बनाता है? वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो भाग बताए थे, एक बताया था रफ और दूसरा था स्मूथ पोर्शन। रफ में होता है राइबोसोम, राइबोसोम। प्लास्टिड के बारे में बताया था, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम यहाँ पे हो गया, हमने सारे डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वर्त आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए वर्त आलेख एक परीक्षा में छात्र ए के प्रतिशत अंक का विवरण दर्शाता है। ठीक है, ये छात्र ए हो गया जिसका परीक्षा में अंकों का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, जो है संदर्भ ये दिया गया, छात्र ए द्वारा कुल प्राप्त अंक 260 हैं। ठीक है, 260 है। तो परीक्षा में भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्र द्वारा कुल प्राप्त अंक कितने हैं, है ना। भौतिक विज्ञान, भौतिक और अंग्रेजी, भौतिक कहाँ पे, ये हो गया फिजिक्स हरे के लिए, ये हो गया भौतिक का। ठीक है, दूसरा क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का ये हो गया 10%। ठीक है, अंग्रेजी का पूछा गया भौतिक और अंग्रेजी में कितने प्राप्त हुए हैं, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35%। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसको हमने मान लिया x, और जो 100% है, कुल अंक कितने दिए हुए हैं, प्राप्त कुल अंक 260, ये हो गया 260। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, निकाल लीजिए x की वैल्यू, इसके साथ गुणा ले, बटे में हो जाएगा, तो 260 गुणा 35% बटे में आ जाएगा 100%। ठीक है, परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 35 की 26 से गुणा कर दीजिए, 35 गुणा 26 कितना, 6 पंचे 30, 3 6 3 18, 21 हो जाएगा ये। ठीक है, और 35 दूनी 70 हो जाएगा, 01729, ये हो जाएगा 91, है ना। 1 10 है तो 0 चला जाएगा, 91 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 91 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना, वो होता है मासिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ए जी पी एल और सी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। 7 लोग हैं, सातों के लिए अरेंजमेंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए को इधर बैठाएं, ए के दाईं ओर से गिनने पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, यहाँ पे हो गया एम, ए और एम के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। ठीक है, एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, है ना। एल के दाईं ओर से गिनेंगे तो पी आएगा, के बीच कितने, 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, एम जो है एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, किसके, एल के ठीक दाईं ओर
एम बैठा हुआ है और एम यहाँ पे पहले से बैठा हुआ, इसका मतलब है एल यहाँ पे है ना। एम के बाएं एल हो जाएगा हम, और एल के बाएं एम हो गया। तो यहाँ पे एल से जो 3 लोग, 1 2 3, एक हो गया 2 3, तो यहाँ पे हो गया पी। ठीक है। ई जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। ई जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। ई जो है जी के ठीक दाईं ओर ये हो गया, यानी जी और ई एक साथ बैठे हुए, ठीक कहा है ना, ठीक दाईं ओर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब हो गया ई जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा, तो दोनों एक साथ कहाँ बैठेंगे, यही जगह खाली है। तो जी इधर बैठेगा तभी उसका दायां इधर हो जाएगा ई। और क्या पूछा गया, बी के दाएं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा, खाली जगह पे कौन नहीं बैठा है, बी, ये बी हो गया। अब बी के दाएं ओर से, बी का दायां इधर से हो जाएगा, तो चौथा स्थान पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे कौन आ रहा है, ई। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो अंत पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वो होती है जीव द्रव कुंचन की क्रिया। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है, उसके नाभिक में। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत को हमें चुनना है। परिनालिका एक प्रकार के धनचुंबक की भांति कार्य करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है, ये बात बिल्कुल सही है ना। परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम बहुत अधिक होता है, नहीं, बहुत अधिक नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट गलत हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 9/10 है। इस सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हम दो की गुणा कर दे 10 हो जाएगा, 10 का एलसीएम ले लें, ऊपर हो गया 8 और एक 9 हो गया, है ना। ये है 9/10 भागा 9/10। तो हम इस सिंबल को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 10/9। तो 10 से 10 चला जाएगा, 9 से 9 क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है ना। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए, है ना। और ये वीडियो जो है आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे या किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो रहा हो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।